अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईआर डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके पर्पस क्या है और हम इसे क्यों बनाते हैं। ईआर डायग्राम जो होती है ना, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटाबेस की और उसके स्ट्रक्चर की, और हमें हेल्प आउट करती है कि हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकें। सबसे पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। An ER diagram is a visual representation of a data and how entities like a people, place, things relate to each other in a database. इसका मतलब ये है कि ईआर डायग्राम जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगी हमें अपने डाटा की, और उसमें जो जो भी एंटिटीज मौजूद है, जैसे कि पीपल, प्लेस, थिंग्स या कोई भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन होंगे, और जो कि एक दूसरे से रिलेट करेंगे या अपना रिलेशनशिप शो करवाएंगे। इट हेल्प्स design and understand the database structure by showing entities and their attributes and relationship between them. ER डायग्राम में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं: एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। अब यही तीन चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटाबेस को क्रिएट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करेंगे। अब हम एक ट्रेडिशनल ER डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम एक सिस्टम यूज़ कर रहे थे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एवेलुएशन का सिस्टम, तो उसी के लिए हम एक ट्रेडिशनल वो ER डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं। जो कि हमारे पास स्क्रीन इसमें देखें, इस डायग्राम में हमारे पास 7 एंटिटीज़ हैं। यूज़र की एंटिटी, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, मार्क्स, सब्जेक्ट और टीचर, और उस सारी एंटिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए, और या कुछ रिलेशनशिप्स। अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक ये जो रेक्टेंगल है, इसमें हम एंटिटी का नेम लिखते हैं। जो ओवल है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स का नेम लिखते हो, और जो हमारे पास ट्रायंगल है इसके अंदर हम रिलेशनशिप का नेम लिखते हैं। अब ये जो भी क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स अंडरलाइन किए गए हैं, इसका मतलब है कि ये एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रायोरिटी की, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रायोरिटी की। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट एंटिटी से यूज़र की कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। यूज़र की एंटिटी क्या करी? यूज़र की एंटिटी आइडेंटिफाई करी है स्टूडेंट की एंटिटी को। इसका मतलब है स्टूडेंट की एंटिटी जो है वो यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट ही होगी, और वो टीचर को भी आइडेंटिफाई करी है, तो टीचर की एंटिटी भी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं राइट करके, लेकिन फिलहाल हम इसका सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वही देख रहे हैं, क्योंकि ये आजकल यूज़ नहीं होती। अच्छा, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट हैं: स्टूडेंट आईडी, यूज़र आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एनरोलमेंट डेट, डिपार्टमेंट आईडी, सेमेस्टर आईडी। अब ये डिपार्टमेंट आईडी और सेमेस्टर आईडी यहाँ क्या कर रहे हैं, या यूज़र आईडी यहाँ क्या कर रही है? ये बेसिकली यहाँ पे है फॉरेन कीज़, लेकिन इस डायग्राम में हम फॉरेन कीज़ को डिफाइन नहीं करते होते, सिर्फ प्राइमरी की को के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी को डिफाइन करते हैं। इसलिए ये हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और इसको फ़ौरन से इसको अडॉप्ट करके हम डेटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकते, हमें और वर्क करना पड़ता है। जैसे कि डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद हम डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो किसी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करे डिपार्टमेंट से, कुछ डिपार्टमेंट के उसके एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट इनरोल करेगा किसी सेमेस्टर में और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स सामने नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं, जब टीचर आइडेंटिफाई कर लेगा उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और टीचर का काम क्या है? टीच करना है, और वो क्या टीच करेगा? कोई सब्जेक्ट टीच करेगा। और सब्जेक्ट की भी कुछ उसके सामने एट्रीब्यूट्स राइट किए हुए हैं, और सब्जेक्ट जो है वो ग्रेडेड किया जाएगा। उसका रिलेशनशिप क्या है मार्क्स के टेबल से, कि उसको ग्रेड किया जाएगा सब्जेक्ट को। तो मार्क्स में उसके ग्रेड जो है वो आकर स्टोर हो जाएंगे, और मार्क्स जो है वो किसको देगा? वो रिसीव कर लेगा स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, जो भी मार्क्स उसको असाइन किए जाएंगे वो रिसीव कर लेगा स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड। तो ये इसका टोटल क्या कहते हैं, हाँ, पूरा जो है वो रिलेशनशिप के साथ जो है वो एंटिटीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए थे। ये ट्रेडिशनल डायग्राम है, और ट्रेडिशनल तरीके से इस तरीके से इस डायग्राम को बनाया जाता है। लेकिन आजकल हम एडवांस लेवल की डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, हम एडवांस लेवल की डायग्राम के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और हम उसको क्यों यूज़ करता। ये स्क्रीन पे जो हमारे सामने एडवांस लेवल की यार डायग्राम है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों से अगर कोई भी वीडियो या कोई भी कंटेंट आपको पसंद आता है, या आपको बेनिफिट होता है उससे थोड़ा-सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। इससे बनाने वाले की ना थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है कि वो इस तरह का कंटेंट जो है वो जनरेट करे और आप तक पहुँचाए। तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट और लाइक कर दिया करें। अच्छा, इसमें जो है ना वो हमारे पास देखिए, इसमें भी 7 एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ या इन्हें टेबल कहेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम को हम डेटाबेस का डिज़ाइन भी कहते हैं। तो अगर हम ये क्रिएट कर लें तो फिर हमें जो पुरानी ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम है वो क्रिएट नहीं करनी पड़ती।
इसी से हमारा काम हो जाता है। अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एक टेबल है हमारे पास यूज़र, जिसने एक यूज़र आईडी जो है वो प्राइमरी की उसको असाइन किया हुआ। उसमें नेम है वैरकर डेटा टाइप को कहते हैं, और ईमेल के सामने देखिए वैरकर और यूनिक लिखा हुआ है। अब यहाँ यूनिक क्यों लिखा हुआ है? यूनिक का मतलब यूनिक एक चेक है, ठीक है। डेटाबेस में कुछ चेक्स यूज़ करते हैं हम, जो कि लगाते हैं, और यूनिक भी जो है वो एक चेक है। अब ये यूनिक जो होता है वो क्यों यूज़ होता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो आकर साइन अप करेगा इस यूज़र के टेबल में, अपनी डाटा जो वो स्टोर कराएगा, अपना रोल स्टोर कराएगा, तो वो एक बार जो ईमेल यूज़ कर लेगा, वो दोबारा वो ईमेल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया है, ठीक है। अब इस चेक की वजह से क्या होगा, जो उसने एक बार ईमेल यूज़ किया वो लॉगिन करने के लिए तो यूज़ कर सकता है, लेकिन साइन अप करने के लिए उस ईमेल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो ये होते हैं इन चेक्स के जो पर्पज़ होते हैं, ये होते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे स्टूडेंट का टेबल है, और ये जो देखो 3 लाइन्स लगी हुई हैं, और ये जो 2 लाइन्स हैं। 3 लाइन्स का मतलब होता है मैनी, 0 का मतलब होता है ज़ीरो, ये जो ज़ीरो सा टाइप है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। और ये जो क्या कहते हैं 2 लाइन्स होती है, इसका मतलब होता है सिंगल, 1। तो यहाँ पे ये 1 टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। और यूज़र का टेबल जो है स्टूडेंट को आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। अब यूज़र का टेबल स्टूडेंट को आइडेंटिफ़ाई कैसे कर रहा है? स्टूडेंट के टेबल में हमने जैसे क्रिएट किया और उसको प्राइमरी की असाइन कर दी स्टूडेंट आईडी। अब यूज़र आईडी यहाँ पे ये जो है ना, इसके सामने लिखा है एफके। एफके का मतलब होता है फॉरेन की। फॉरेन की यहाँ पे क्यों लगाई दी है, और इस टेबल की जो प्राइमरी की थी वो हमने यहाँ फॉरेन की यूज़ की हुई है। अब फॉरेन की का मतलब क्या होता है? मोस्टली स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मसला फॉरेन की में ही आता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे हम टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, और पूरे क्या कहते हैं हम डेटाबेस को जो है ना वो हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब फॉरेन की हमने यहाँ पे यूज़ क्यों किया है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूज़र के टेबल से कोई एडमिन का रोल जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है, एडमिन का रोल जो है वो यूज़र के टेबल में ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, और उसका डाटा भी वही स्टोर होगा। अगर हम उसके लिए अलग टेबल बनाते हैं तो फिर हमारी डेटाबेस जो है वो ज़रा हैवी हो जाएगी, और वो उसका जो ऑप्टिमाइज़ेशन है ना वो ज़रा कम हो जाएगा, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इसलिए हम कोशिश करते होते हैं कि डेटाबेस में रीयूज़िंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा यूज़ करें। ये फॉरेन की जो है वो बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, रीयूज़िंग का। अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास डायग्राम में हमने स्टूडेंट को यूज़र के साथ जो है वो पैरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप दिया था, जनरलाइज़ेशन का और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ पिछली देखी हैं तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको इसमें ज़रा डिफ़िकल्टी होगी समझने में। अच्छा, अब अगर कोई एडमिन का रोल जो आइडेंटिफ़ाई करके आया है, उसने स्टूडेंट को ऐड करना है, तो क्या वो हर स्टूडेंट के लिए उसका डिपार्टमेंट, उसकी यूज़र आईडी जो है वो अलग से ऐड करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, वो फ़ॉरेन की का जो टेबल है ना, मतलब कि जो यूज़र आईडी यहाँ पे हमने फ़ॉरेन की लगाई हुई है, वो उस टेबल को एक्सेस कर लेगा, और उसकी आइडेंटिफ़िकेशन जो है ना वहाँ से वेरीफ़ाई कर लेगा, ठीक है? एडमिन आएगा, वो यूज़र के टेबल से जो भी डाटा होगा उसको एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पे ये जो यूज़र आईडी और फ़ॉरेन की लगी हुई है ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ हम जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़र के टेबल में हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, लास्ट लॉगिन, जो भी चीज़ें ये इस टेबल में मौजूद है ना, वो हम सारी की सारी चीज़ें इस टेबल में एक्सेस कर सकते हैं बगैर राइट किए और बगैर डाटाबेस को लोड किए, क्योंकि यहाँ पे हमने फ़ॉरेन की लगाई है। फ़ॉरेन की का मतलब है कि ये दोनों टेबल अब कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इस टेबल में जो कुछ भी होगा पैरेंट टेबल में, वो चाइल्ड का जो टेबल है ना वो इसे एक्सेस कर सकता है। अगर हम इसमें कोई और एट्रीब्यूट इंक्लूड करते हैं तो वो भी चाइल्ड का टेबल एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये टेबल उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ये होता है मकसद बेसिकली फ़ॉरेन की का। उसके बाद एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट डेट, डिपार्टमेंट आईडी और सेमेस्टर आईडी के सामने भी देखिए फ़ॉरेन की लगी हुई है। अब ये यहाँ पे फ़ॉरेन की क्या कर रही है? अब जब कोई एडमिन जो है वो स्टूडेंट को ऐड करेगा तो डेफ़िनेटली उसे एक डिपार्टमेंट भी असाइन करना होगा और सेमेस्टर भी असाइन करना होगा। तो जो उसको डिपार्टमेंट असाइन करना है, क्या हम बार-बार उस डिपार्टमेंट का नेम खुद से राइट करेंगे? तो इस तरह तो हमारे डेटाबेस के कॉलम जो है वो इंक्रीज़ होते जाएँगे, और उसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। तो बार-बार मैं अगर हर स्टूडेंट के लिए सोचें, अगर अलग से मैं उसका डिपार्टमेंट नेम राइट करूँ, तो डेटाबेस में कितना ज़्यादा डाटा जो है वो क्या कहते हैं बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स का एक टेबल बना लेंगे। डिपार्टमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 होंगे या 10 होंगे। तो उनका एक टेबल बना लेंगे और उन्हीं डिपार्टमेंट को बार-बार एक्सेस कर लेंगे इस टेबल में फ़ॉरेन की के ज़रिए। हमें 10,000 या 20,000 स्टूडेंट के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट राइट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 8 डिपार्टमेंट जो हमने नेम राइट किए हैं, उन्हीं को बार-बार हम एक्सेस कर पाएँगे, तो जिसकी वजह से हमारी डेटाबेस जो है बहुत लाइट वेट हो जाएगी। अच्छा, ये जो फ़ॉरेन की है ना, ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता होता है स्टूडेंट को, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो अपना पूरा इसी डायग्राम के ज़रिए हम अपनी डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और जो बेसिक हमारी डायग्राम का जो क्या कहते हैं डेटाबेस का जो ऑपरेशन होता है ना, CRUD, क्रिएट, डिलीट और अपडेट वगैरह, तो वो हम इसी एक वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे।
और इंशाल्लाह आपके फर्स्ट वाया से पहले आपको क्रॉड ऑपरेशन आता होगा। और उसके अलावा मैं अपने प्रोजेक्ट की जो है ना वो आपको उसको भी व्यू कराऊँगी और उसमें दिखाऊँगी कि फ़ोरम की जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट जो होता है वो बच्चों को जो समझ नहीं आ रहा होता वो फ़ोरम की का कॉन्सेप्ट ही होता है। सेमेस्टर भी हम इसी तरह हम हर स्टूडेंट के लिए अलग से सेमेस्टर राइट नहीं करेंगे, सेमेस्टर का एक टेबल बना लेंगे। 8 सेमेस्टर होते हैं, 16 होते हैं, या कोई भी अगर आप पीएचडी करें, मास्टर करें, कुछ भी, तो उसका हम एक सेमेस्टर का टेबल बना लेंगे और उन्हीं सेमेस्टर को हम यहाँ पर एक्सेस करते जाएँगे इस टेबल के ज़रिए, क्योंकि हमने इस टेबल में फॉरेन की लगा दी है, ठीक है? अब ये टेबल जो है वो इसके साथ वन टू मैनी के रिलेशनशिप में। उसके बाद हम यूज़र साइड पे आते हैं। टीचर टीचर की आईडी प्राइमरी की लगाई है और यूज़र आईडी इसमें हमने फॉरेन की लगाई है। वही बात है कि यूज़र आईडी इसलिए लगाई है कि टीचर के रोल को जो है ना हमने आइडेंटिफाई करना है यूज़र के टेबल से, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी फॉरेन की लगाई है। उसके बाद टीचर जो है वो टीच करेगा सब्जेक्ट को, प्राइमरी की लगी है, नेम क्रेडिट देंगे, टीचर आईडी, यहाँ पे टीचर की आईडी जो है फॉरेन की ही लगाई है। अब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी टीचर को तो असाइन होगा। जब हम सब्जेक्ट के टेबल में आएंगे या सब्जेक्ट हम चूज़ करने लगेंगे, टीचर आएगा, सब्जेक्ट चूज़ करेगा और बताएगा कि इस सब्जेक्ट के मार्क्स उसने एंटर करने हैं। तो वो सब्जेक्ट उस टीचर को असाइन तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट के जो ये है टेबल है इसमें फ़ॉरेन की ऐड की है टीचर की, ठीक है? टीचर की आईडी जब इसमें होगी तो टीचर अपना नेम सेलेक्ट करेगा, फ़ॉरेन की कोई भी टीचर आके ऐड कर सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ टीचर ही ऐड करे, क्योंकि एडमिन जो है यहाँ पे ओवरऑल ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहा है, तो एडमिन भी आकर जो है मार्क्स एंटर कर सकता है। तो वो आकर टीचर का नेम सेलेक्ट करेगा इसने, किसके ज़रिए? टीचर के टेबल में से। टीचर के टेबल में हम सब टीचर्स के नेम्स ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे सिर्फ ये 2 एट्रीब्यूट रखें, इन एट्रीब्यूट्स बढ़ा भी सकते हैं। टीचर का सब्जेक्ट वहाँ राइट कर सकते हैं, उसकी एज या उसका डिपार्टमेंट, कुछ भी हम टीचर के टेबल में ऐड कर देंगे। जब हम उस टीचर को एक्सेस करेंगे तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब्जेक्ट के टेबल में हम एक्सेस कर पाएँगे। फॉरेन की क्योंकि यहाँ लगी हुई है। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ग्रेड असाइन करेगा, मतलब सब्जेक्ट को हम ग्रेड देंगे। यहाँ पे भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। मार्क्स इसमें प्राइमरी की है, मार्क्स की आईडी, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी जो है वो यहाँ पे फॉरेन की है। अब स्टूडेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की क्यों है? जब हम मार्क्स एंटर करने लगेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? अब उस फॉर्म में हमें स्टूडेंट का नेम या स्टूडेंट की आईडी राइट करनी होगी। हम बार-बार हर स्टूडेंट की आईडी याद तो नहीं कर सकते, ना ही उसको रख सकते याद। तो जब हमने स्टूडेंट को ऐड किया था तो उसको एक आईडी भी असाइन की थी, ठीक है? प्राइमरी की जब उसकी ये प्राइमरी की जो होती है ना खुद ब खुद ही असाइन हो जाती है। ये खुद ब खुद 1, 2, 3, 4 जैसे-जैसे डाटा ऐड करेंगी ये खुद ब खुद आगे बढ़ती जाएगी। तो जब हम उस स्टूडेंट को क्या कहते हैं हमने एक आईडी असाइन की होगी जब हमने उसे ऐड किया होगा, तो उसी आईडी को हम एक्सेस कर लेंगे फॉरेन की के ज़रिए, ठीक है? जब हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिखेंगे तो स्टूडेंट का पूरा डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो होगा फॉरेन की में, ठीक है? और सब्जेक्ट आईडी भी इसी तरीके से हम बार-बार हर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट राइट करके मार्क्स के टेबल को हैवी नहीं करना चाहते, इसलिए हम सब्जेक्ट के टेबल में से सब्जेक्ट की आईडी को एक्सेस करके यहाँ पे लिखेंगे, उसके मार्क्स एंटर करेंगे, स्कोर करेंगे, ग्रेड करेंगे और वो मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को शो करवा देंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। अच्छा, ये था पूरा क्या कहते हैं एडवांस लेवल की ईआर डायग्राम। मोस्टली लोग आजकल यही यूज़ करते हैं जिसको कि डेटाबेस का डिज़ाइन भी कहते हैं और इसको ईआर डायग्राम भी कहते हैं। जो ट्रेडिशनल डायग्राम थी, जो पीछे हमने डिस्कस की ये वाली, ये बहुत ओल्ड एज में यूज़ की जाती थी, अब इसको मोस्टली कोई प्रेफर नहीं करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि इसमें ऐसा कोई मुश्किल है नहीं काम। एंटिटीज़ को हमने रेक्टेंगल में लिखना है और ये ओवल हम एट्रीब्यूट के लिए यूज़ करेंगे और ट्रायंगल रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आपके पास कोई एक भी डायग्राम इन्हीं से मौजूद है तो आप ये वाली डायग्राम अगर आपके पास है तो आप ये वाली डायग्राम ईज़िली बनाकर किसी को शो कर सकते हैं। बेसिक जो पर्पज़ है आपका रिप्रेजेंटेशन का है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आप रिप्रेजेंट अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आपकी कितनी अच्छी क्यों ना बनी हो और वो आपको समझ नहीं आ रही होगी या आप समझा नहीं पा रहे होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मैं कहूँगी कि आप लोग जितने भी पिछले वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसको पहले जाकर देखिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने एक्टर्स को डिफाइन किया है, उनके रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। उसमें हमने जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उनमें हमने डिफाइन किए। अगर वो आप लोगों को नहीं आते होंगे तो ये डायग्राम समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप डाटाबेस भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे इसी डायग्राम को लेते हुए और इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए, या फिर हम किसी और एग्जांपल से एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्रड ऑपरेशन जो होता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, ताकि आप लोग अपने वाइवा में अच्छे से प्रिपेयर हो कि आप लोग क्रड ऑपरेशन ईज़िली परफॉर्म कर सको। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।